क्लास 12th हिंदी व्याकरण ग्रामर बुक अभिव्यक्ति और माध्यम से बच्चों आपका ये चैप्टर फर्स्ट है। विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। तो आज हम इस चैप्टर के विषय में जानेंगे कि जो विभिन्न माध्यमों के लिए क्या क्या है और उसकी जो खूबियाँ हैं, क्या क्या उनमें खामियाँ हैं। तो आज उसी के विषय में आज हम जानते हैं। जनसंचार के जो विभिन्न माध्यम हैं, जनसंचार माध्यमों के वर्तमान प्रचलित रूपों में जो विभिन्न माध्यम हैं वो हैं समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा और कंप्यूटर एवं इंटरनेट। तो इंटरनेट के माध्यम से जैसे कि आप मोबाइल भी चलाते हो, उस पर भी आप इंटरनेट के माध्यम से जुड़ते हो। तो ये जो सब माध्यम हैं उनके विषय में आज हम इनकी खूबी क्या है, इनकी क्या विशेषताएं और इनमें कमी क्या है, तो आज उसी के विषय में आज हम देखते हैं। आगे है ये इन माध्यमों के जरिए जो भी सामग्री आज जनता तक पहुंच रही है, राष्ट्र के मानस का जो निर्माण करने में उसकी जो महत्वपूर्ण भूमिका है। तो देखते हैं क्या है इसकी महत्वपूर्ण भूमिका। विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। लेखन अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। जिस प्रकार व्यक्ति बोलकर अपनी भावनाओं तथा विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है, और उसी प्रकार जो लेखन अपने विचार विनिमय का एक माध्यम बनता है। आगे आज लेखन का जो विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग किया जा रहा है, जैसे पत्र पत्रिकाएं, सिनेमा, रेडियो, समाचार, साहित्य आदि। इसमें जनसंचार के जो विभिन्न साधन हैं, जनमानस द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले जनसंचार के अनेक माध्यम हैं, जैसे कि मुद्रित प्रिंट जो छपाई का काम होता है, रेडियो जिसके द्वारा हम सुन करके इन्हें न्यूज़ को इन्हें समझते हैं, सुनते हैं, और टेलीविज़न इसमें श्रव्य और दृश्य मतलब चित्र भी हम देखते हैं और इसको सुनते भी हैं, और इंटरनेट देखना, पढ़ना, सुनना। मुद्रित अर्थात समाचार पत्रिकाएं पढ़ने के लिए, रेडियो सुनने के लिए, टीवी देखने के लिए होता है। रेडियो केवल हम सुन सकते हैं, पीछे नहीं जा सकते सुनने के लिए। टीवी देखने और सुनने के लिए हम अपनी न्यूज़ देखते हैं। और इंटरनेट क्या होता है, पढ़ने, सुनने, देखने के लिए प्रयुक्त होता है। तो आज अखबार पढ़ने के लिए, रेडियो सुनने के लिए और टीवी देखने के लिए अधिक ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इंटरनेट पर पढ़ने, देखने और सुनने, ये तीनों की आवश्यकताओं की यहाँ पर पूर्ति होती है। हम इसमें देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं और इसे पढ़ भी सकते हैं। इंटरनेट जनसंचार के मुद्रित प्रिंट माध्यम अभिव्यक्ति और माध्यम बुक से है। ये जनसंचार के जो आधुनिक माध्यमों में मुद्रित प्रिंट सबसे ज़्यादा पुराना माध्यम है। ये सबसे पुराना माध्यम है, वो छपाई का ही है, जिसके अंतर्गत समाचार पत्र पत्रिकाएं आती हैं। इसमें मुद्रण का जो प्रारंभ हुआ था वो कहाँ हुआ था, चीन में हुआ था। तत्पश्चात जर्मनी के गुटेनबर्ग के द्वारा ये खोज की गई थी, छापाखाने की, गुटेनबर्ग जर्मनी के। ये महत्वपूर्ण पॉइंट हैं तो इन्हें याद रखना है। भारत में सन 1556 में गोवा में ये पहला छापाखाना खुला।
इसमें सन भी आ गया और प्लेस नेम भी आ गया। इसका प्रयोग मिशनरियों ने धर्म प्रचार की पुस्तकें छापने के लिए किया था। तो इसका प्रयोग किस लिए किया गया था? धर्म प्रचार की पुस्तकें छापने के लिए। आज मुद्रण कंप्यूटर की सहायता से भी होता है। जनसंचार मुद्रित माध्यमों की जो खूबियां हैं उसके विषय में जानेंगे कि मुद्रित माध्यमों की खूबियां देखें तो हम पाएंगे कि सभी की अपनी कमियां भी हैं और उनकी विशेषताएं भी हैं। लिखे हुए शब्द स्थायी होते हैं और इन लिखे हुए शब्दों को हम एक बार नहीं अनेकों बार पढ़ सकते हैं। जो लिखा हुआ है तो उसे हमने संचित करके रखा हुआ है तो उसे हम कई बार पढ़ सकते हैं। जब भी मन में आया उसे हम पढ़ सकते हैं। अपनी रुचि और समझ के अनुसार उस स्तर के शब्दों से परिचित हो सकते हैं। उसका अध्ययन चिंतन मनन किया जा सकता है। जो भी हमने पढ़ा उसका जो अध्ययन किया उसका हम चिंतन मनन कर सकते हैं। और जो जटिल शब्द हैं, जब जटिल शब्द उसमें आते हैं तो उसका हम शब्दकोश का प्रयोग कर सकते हैं। उसके अर्थ को भी है ना हम देख सकते हैं कि इसका जो कठिन शब्द है उसका अर्थ क्या है, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं शब्दकोश का। इसके अतिरिक्त भी खबर को हम अपनी रुचि के अनुसार पहले तथा बाद में भी हम उसे पढ़ सकते हैं जब भी हमारी इच्छा हो। चाहें तो किसी भी सामग्री को लंबे समय तक सुरक्षित भी उसे हम रख सकते हैं, क्योंकि वो लिखा हुआ साहित्य है। हम उसे कभी भी हमारी जब भी इच्छा है हम उसे पढ़ सकते हैं। अब है जनसंचार मुद्रित माध्यम की जो खामियां हैं। तो जैसे अशिक्षित लोगों के लिए अनुपयोगी है, जो अनएजुकेटेड हैं वो पढ़ नहीं सकते हैं तो वो उनके लिए किसी काम का नहीं है। और दूसरा है टेलीविज़न तथा रेडियो की भांति मुद्रित माध्यम तुरंत घटी घटना की जानकारी दे पाता है। टेलीविज़न तथा रेडियो जो मुद्रित माध्यम तुरंत घटी घटनाओं की जानकारी नहीं दे पाता, जैसे टेलीविज़न और रेडियो दे देते हैं। एक ये भी कमी है। समाचार पत्र निश्चित अवधि अर्थात 24 घंटे में एक बार और साप्ताहिक सप्ताह में एक बार और मासिक महीने में एक बार प्रकाशित किया जाता है। किसी भी खबर या रिपोर्ट के प्रकाशन के लिए एक डेडलाइन समय सीमा होती है। जो डेडलाइन दे दी जाती है उसी के अनुरूप आपको जो रिपोर्ट है, जैसे कि आपने कोई भी न्यूज़ दी थी वो 12 बजे तक देनी है। 12 बजे के बाद वो आपकी न्यूज़ नहीं ली जाएगी और ना वो छपेगी। इसके बाद है स्पेस स्थान सीमा भी होती है, स्पेस स्थान की सीमा होती है। जबकि रेडियो टेलीविज़न इंटरनेट माध्यम पर ऐसा कोई भी प्रतिबंध नहीं होता। महत्व एवं जगह की उपलब्धता के अनुसार किसी भी खबर को स्थान दिया जाता है। मुद्रित माध्यम में अशुद्धि होने पर सुधार हेतु अगले अंक की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अन्य माध्यमों में तत्काल सुधार किया जा सकता है, लेकिन जो लिखा हुआ है मुद्रित है उसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। जनसंचार मुद्रित माध्यमों की जो शैली है वो कैसी होनी चाहिए? मुद्रित माध्यम में लेखन के लिए भाषा, व्याकरण, शैली, वर्तनी, समय सीमा, आवंटित स्थान, अशुद्धि, शोध, ये सब कुछ निर्धारित होता है। और ये वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए, व्याकरण शुद्ध होना चाहिए, भाषा सरल होनी चाहिए। अशुद्धि शोधन पर विशेष ध्यान देना है, कोई अशुद्धि ना हो, उसे शुद्ध लिखा जाना चाहिए। और लेखन तथा भाषा शैली पाठक वर्ग को ध्यान में रख करके आता है कि पाठक जो पढ़ने वाला है वो किस तरह की शैली को पसंद करता है। अब है रेडियो विभिन्न माध्यम। जो रेडियो जनसंचार का जो माध्यम है, रेडियो जनसंचार का श्रव्य माध्यम है। केवल हम इससे सुन सकते हैं, देख नहीं सकते, इसमें चित्र नहीं है, जिसके ध्वनि, शब्द और स्वर ही प्रमुख होते हैं। जो ध्वनि आती है, जो शब्द आते हैं उन्हें हम सुन सकते हैं। रेडियो मूलतः एक रेखीय लीनियर माध्यम है। रेडियो समाचार की संरचना समाचार पत्रों तथा टीवी की तरह उल्टा पिरामिड
शैली पर आधारित होती है, जिसमें अखबार की तरह पीछे लौट करके सुनने की व्यवस्था नहीं होती। लगभग 90% समाचार या फिर स्टोरीज इस शैली में लिखी जाती हैं। इसमें उल्टा पिरामिड शैली किसे कहते हैं, अब इसके विषय में हम जानेंगे कि उल्टा पिरामिड जो शैली में समाचार पत्र के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को सर्वप्रथम लिखा जाता है, उसके बाद घटते हुए महत्व क्रम में दूसरे तथ्यों में तथा सूचनाओं को बताया जाता है। अर्थात कहानी की तरह क्लाइमैक्स अंत में नवीन वरण खबर के प्रारंभ में आ जाता है। इस शैली के अंतर्गत समाचारों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, इंट्रो और बॉडी और समापन। देखते हैं ये, इसमें 3 हैं, इंट्रो, बॉडी और समापन। तो आइए हम इसके बारे में जानते हैं कि जो उल्टा पिरामिड शैली है, जैसे कि जो उल्टा पिरामिड शैली ये तो हो गई सीधी और ये हो गई उल्टी। तो इसमें सबसे पहले क्या आ गया, इंट्रो, दूसरा आ गया बॉडी और तीसरा आ गया समापन। तो ये तीनों पार्ट आ गए इसमें। तो इंट्रो क्या है, अब इंट्रो में देखते हैं। इंट्रो है समाचार का ये मुख्य भाग होता है, और दूसरा है बॉडी, घटते हुए क्रम में खबर को विस्तार से लिखा जाता है, उसका ब्यौरा प्रस्तुत किया जाता है। फिर है समापन। समापन में अधिक महत्वपूर्ण ना होने पर अथवा स्पेस ना होने पर इसे काट कर छोटा भी किया जा सकता है। लास्ट में समाचार लेखन के ध्यान देने योग्य जो मुख्य बातें हैं उनके पॉइंट हम देखेंगे कि ये साफ़ सुथरी टाइप की हुई कॉपी ट्रिपल स्पेस में टाइप करते हुए दोनों ओर हाशिए भी होने चाहिए। जैसे कि पेज होता है तो इधर ये यहाँ भी हाशिया लगा दिया और यहाँ भी हाशिया कर दिया, इतना स्पेस छोड़ दिया। एक पंक्ति में कम से कम 12-13 शब्दों से अधिक ना हो, केवल 12-13 शब्द ही होने चाहिए एक पंक्ति में। और फिर है पंक्ति के अंत में विभाजित शब्द का प्रयोग ना करें। जैसे कि आपने एक शब्द लिखा तो उसके 2 पार्ट ना बनाएं। समाचार कॉपी में जटिल एवं संक्षिप्त आकार का प्रयोग ना करें, कोई कठिन शब्दों का प्रयोग ना करें। लंबे अंकों को तथा दिनांक के शब्दों में लिखें। जो लंबे अंक हैं उनको उनकी दिनांक को शब्दों में लिखना है आपको। और निम्नलिखित क्रमांक, अधोक्ष, हस्ताक्षरी, किंतु, लेकिन, उपर्युक्त, पूर्वक जैसे शब्दों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। वर्तनी पर आपको विशेष ध्यान देना है, वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए। टेलीविज़न जनसंचार माध्यम, टेलीविज़न जनसंचार का ये दृश्य और श्रव्य, इसमें आप देख भी सकते हो और सुन भी सकते हैं, तो ये दृश्य और श्रव्य माध्यम है। यह रेडियो की भांति एक रेखीय माध्यम है। टेलीविज़न में शब्दों व ध्वनियों की अपेक्षा दृश्यों का अधिक महत्व होता है। यहाँ पर जो दृश्य होते हैं उनसे अधिक मतलब जो न्यूज़ है वो समाचार है वो समझ में आता है। इसमें दृश्य शब्दों के अनुरूप उनके सहयोगी रूप में चलते हैं। इस दृश्य शब्दों के अनुरूप उनके सहयोगी रूप में चलते हैं, मतलब जैसे दृश्य होता है उसी के अनुरूप शब्द आते हैं। इसमें कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक खबर बताने की शैली का प्रयोग किया जाता है। शब्द कम होते हैं लेकिन जो खबर है
वो इस शैली के माध्यम से अधिक बताई जाती है। अतः टेलीविज़न में समाचार लेखन की जो प्रमुख शर्त दृश्य के साथ लेखन है। जैसे जैसे दृश्य आते हैं, चित्र आते हैं, उसी के साथ लेखन किया जाता है। आगे टेलीविज़न सूचना के प्रमुख चरण देखते हैं। इसमें प्रिंट अथवा रेडियो की भांति टेलीविज़न चैनल समाचार देने का मूल आधार सूचना देना है। टेलीविज़न में यह सूचनाएं इन चरणों से होकर के गुजरती हैं। तो आइए देखते हैं। पहली है फ्लैशबैक, ब्रेकिंग न्यूज़ जो आती है। सबसे पहले कोई बड़ी खबर फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ के रूप में तत्काल तुरंत ही दर्शकों तक पहुंचाई जाती है। इसमें कम से कम शब्दों में जो ब्रेकिंग न्यूज़ होती है उसमें क्या होता है, कम से कम शब्दों में यह सूचना दी जाती है। और ड्राई एंकर, इसमें एंकर खबर के बारे में दर्शकों को सीधे सीधे बताता है कि कहाँ, क्या, कब और कैसे हुआ। इस तरह ड्राई एंकर दर्शकों को बताता है जब तक खबर के दृश्य नहीं आ जाते। एंकर दर्शकों को रिपोर्ट से मिली जानकारियों के आधार पर सूचनाएं पहुंचाता है। दर्शकों को रिपोर्टर से जो भी जानकारी मिलती है उसके आधार पर वो सूचनाएं पहुंचाता है। तीसरा है फ़ोन इन। फ़ोन इन क्या है? इसके बाद खबर का विस्तार होता है। वो धीरे धीरे वो खबर विस्तार लेती है और एंकर रिपोर्टर से क्या करता है, फ़ोन पर बात करके जो सूचनाएं हैं वो दर्शकों तक पहुंचाता है। इसमें रिपोर्टर घटना वाली जगह पर मौजूद होता है और वहाँ से उसे जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ मिलती हैं वहाँ वह दर्शकों को बताता जाता है। इसके बाद एंकर विजुअल फोर्थ, जब घटना के दृश्य या विजुअल मिल जाते हैं तब उन दृश्यों के आधार पर जो भी चित्र मिले वो पर खबर लिखी जाती है जो एंकर पढ़ता है। इस खबर की शुरुआत में ही प्रारंभिक सूचना से होती है और बाद में कुछ वाक्यों पर प्राप्त दृश्य जो होते हैं, जो उनको दृश्य प्राप्त हो जाते हैं, वो भी दिखाए जाते हैं। एंकर वाइट, 5 नंबर है एंकर वाइट, जिसमें वाइट यानी कथन, जो कथन होता है। टेलीविज़न पत्रकारिता में वाइट का काफ़ी महत्व होता है। इसका क्या काम है? टेलीविज़न में किसी भी खबर को पुष्ट करने के लिए उससे संबंधित बाइट दिखाई जाती है। बाइट क्या है? बाइट मेन चीज़ क्या होती है कि किसी घटना की सूचना देने, जहाँ कोई घटना कोई घटित हुई, कहीं आग लगी या फिर कहीं कोई मर्डर हुआ, तो उसके जो दृश्य हैं, उसके जो चित्र हैं दिखाने के साथ ही इस घटना के बारे में जो प्रत्यक्षदर्शी होती हैं, जिन्होंने प्रत्यक्ष वहाँ पर देखा है, सामने प्रत्यक्ष देखा हुआ है, उनसे या तो उनके संबंधित व्यक्ति होते हैं, तो उनका ये कथन दिखा और सुना करके खबर को वहाँ प्रामाणिकता प्रदान की जाती है। तो ये होता है बाइट पत्रकारिता में। 5th नंबर है लाइव। 6th, लाइव यानी किसी खबर का घटना स्थल से, जहाँ घटना वो घटित हुई है, सीधा प्रसारण। सभी टीवी चैनल कोशिश करते हैं कि किसी बड़ी घटना के दृश्य जो चित्र हैं वो वहाँ से प्राप्त हुए हैं तत्काल दर्शकों तक सीधे पहुँचाए जा सकें। इसके लिए मौके पर मौजूद जो रिपोर्टर है और कैमरामैन वैन के जरिए घटना के बारे में सीधे सीधे दर्शकों को दिखाते हैं और बताते भी जाते हैं। 7 नंबर है एंकर पैकेज किसी भी खबर को संपूर्णता के साथ पेश करने का एक जरिया है। कोई पैकेज है, उसको जो खबर को पूरी संपूर्णता के साथ उसे पेश किया जाता है। इससे संबंधित जो घटना के जो दृश्य हैं, जो चित्र उन्हें मिले, इससे जुड़े लोगों की जो बाइट ग्राफिक के जरिए जरूरी सूचनाएं आदि होती हैं। तो इसमें
जो ग्राफ के माध्यम से जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनके द्वारा उसको सूचना को दिया जाता है। टेलीविज़न खबरों की जो विशेषताएं हैं वो देखेंगे कि देखने और सुनने की सुविधा है। इसमें टेलीविज़न में हम देख भी रहे हैं और न्यूज़ को सुन भी रहे हैं, चित्र भी हमारे सामने आ रहे हैं। जीवंत घटनाओं का भी हम प्रसारण करते हैं कि कैसे ये ऐसे भी होता है, तो उसका भी हम अनुभव करते हैं, जीवंत घटनाएं घटित होती हैं। प्रभावशाली खबर से भी हम परिचित होते हैं, जो भी प्रभावशाली कोई खबर आ रही है उसके द्वारा हमें पता चलता है। समाचारों का लगातार प्रसारण देख पाना, समाचार जो लगातार चल रहे हैं उनको इन्हें हम देख पा रहे हैं। टेलीविज़न खबरों की जो कमियां हैं उनके विषय में जानेंगे कि जो भाषा शैली के स्तर पर अत्यंत सावधानी रखना आवश्यक है। भाषा कैसी होनी चाहिए, पाठकों के अनुरूप होनी चाहिए। बाइट का ध्यान रखना आवश्यक है कि जो भी प्रत्यक्षदर्शी हैं उनके द्वारा हम जो चित्र प्रस्तुत कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि लोग उसे देख करके परेशान हो जाएं। इस तरह की घटना भी घटित नहीं दिखानी चाहिए। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण कभी कभी सामाजिक उत्तेजना को जन्म दे देता है। जो कार्यक्रम का सीधा जो प्रसारण है, कभी कभी क्या होता है समाज में वो उत्तेजित हो जाते हैं लोग, तो इस तरह की घटनाएं नहीं सामने आनी चाहिए। और परिपक्व बुद्धि पर सीधा प्रभाव पड़ता है। कभी कोई ऐसी न्यूज़ आ जाती है तो सीधा प्रसारण कभी कभी इस तरह का नहीं दिखाना चाहिए, गलत। रेडियो टेलीविज़न समाचार की भाषा के स्तर पर गरिमा को बनाए रखते हुए सरल भाषा का प्रयोग करना है। ऐसी भाषा हो जो लोगों को आसानी से समझ में आ जाए, सभी वर्ग तथा स्तर के लोग समझ सकें, इसका ध्यान हमें अवश्य रखना है। छोटे वाक्य तथा सरल और सुनने में वो अच्छे भी लगें। जटिल शब्दों, सामाजिक शब्दों एवं जटिल शब्दों का मतलब प्रयोग नहीं करना है, और मुहावरेदार भाषा या फिर अलंकारों का प्रयोग ऐसा जरूरी नहीं है। जटिल उच्चारण में कठिन शब्द नहीं लिखने चाहिए जो कि बोलने में भी परेशानी हो, उच्चारण में उसमें परेशानी ना हो। इंटरनेट माध्यम जो हमारा है, इंटरनेट की जो आजकल जो नई पीढ़ी है वो इतनी दीवानी हो गई है उसकी कि वो समाचार पत्र पढ़ना उन्हें अच्छा नहीं लगता। उन्हें स्वयं को घंटे 2 घंटे अपडेट रहने की आदत सी बन गई है। इंटरनेट पत्रकारिता, ऑनलाइन पत्रकारिता या फिर साइबर पत्रकारिता या फिर वेब पत्रकारिता, इसे कुछ भी हम कह सकते हैं। इसके द्वारा जहां हम सूचना, मनोरंजन, ज्ञान तथा निजी व सार्वजनिक संवादों का हम आदान प्रदान भी कर सकते हैं। वहीं इसे क्या होता है कभी कभी कि इसे अश्लील, दुष्प्रचार एवं गंदगी फैलाने का माध्यम भी बनाया जा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। इसका हमें जितना उचित हम इसका प्रयोग कर सकते हैं उतना सही है। तो इंटरनेट का जो प्रयोग है वो समाचारों के संप्रेषण, संकलन तथा सत्यापन एवं पुष्टिकरण में भी किया जा रहा है। टेलीप्रिंटर के ज़माने में जहां 1 मिनट में, पहले क्या होता था कि टेलीप्रिंटर के द्वारा 1 मिनट में केवल 80 शब्द एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजे जा सकते थे, वहीं आज क्या है कि 1 मिनट में 70,000 शब्दों को, लगभग 70,000 शब्द भेजे जा सकते हैं। महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं हम। इसमें इंटरनेट पर समाचार पत्र का प्रकाशन अथवा खबर का आदान प्रदान ही वास्तव में इंटरनेट पत्रकारिता है। जो भी समाचार है हम इंटरनेट पर ओपन करके हम पढ़ सकते हैं। इंटरनेट पर यदि हम किसी भी रूप में समाचारों, लेखों, चर्चा, परिचर्चा, बहसों, फीचर, झलकियों के माध्यम से अपने समय की धड़कनों को भी अनुभव कर दर्ज करने का कार्य
करते हैं तो वही इंटरनेट पर हम वही इंटरनेट पत्रकारिता है। इसी पत्रकारिता को वेब पत्रकारिता भी कहा जाता है। इस समय विश्व स्तर पर इंटरनेट पत्रकारिता का तीसरा दौर चल रहा है। ये कौन सा चल रहा है दौर? इंटरनेट पत्रकारिता का तीसरा दौर है ये, जबकि भारत में इसका दूसरा है। विश्व स्तर पर तो इसका तीसरा दौर है, ये विश्व के स्तर पर है, लेकिन भारत में इसका अभी दूसरा दौर माना जाता है। भारत के लिए प्रथम दौर 1993 में प्रारंभ माना जाता है और दूसरा दौर 2003 से माना जाता है। ये पॉइंट नोट करने लायक है। और भारत में सच्चे अर्थों में यदि कोई भी पत्रकारिता कर रहा है तो वो rediff.com, इंडिया इन्फोलाइन तथा सीफी जैसी कुछ सीटें हैं जिसमें ये भारत में सच्चे अर्थों में ये मानी जाती हैं। रेडिफ को भारत की पहली साइट कहा जा सकता है। वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता करने का श्रेय तहलका.com को जाता है, जिसने पूरी तरह से खुलासा किया। हिंदी में नेट पत्रकारिता वेब दुनिया के साथ प्रारंभ हुई थी और इंदौर के नई दुनिया समूह से प्रारंभ हुआ यह पोर्टल हिंदी का संपूर्ण पोर्टल है। जागरण, अमर उजाला, नई दुनिया, हिंदुस्तान, भास्कर, राजस्थान पत्रिका, नवभारत टाइम्स, प्रशांत खबर एवं राष्ट्रीय सहारा के ये वेब संस्करण प्रारंभ हुए। और जो प्रभा साक्षी जो नाम से प्रारंभ हुआ अखबार, ये प्रिंट रूप में ना होकर केवल इंटरनेट पर ही उपलब्ध है। कौन सा? प्रभा साक्षी अखबार, वो केवल इंटरनेट पर ही उपलब्ध है, ये प्रिंट रूप में नहीं है। ये भी नोट करने वाला पॉइंट है। आज पत्रकारिता के अनुसार श्रेष्ठ साइट BBC है। पत्रकारिता के अनुसार श्रेष्ठ साइट कौन सी है? BBC। इसमें हिंदी वेब जगत में आज अनेक साहित्यिक पत्रिकाएं चल रही हैं। कुल मिलाकर के कितनी हिंदी की वेब पत्रिका अभी अपने शैशव काल में, अभी उसका मतलब छोटा ही रूप है। सबसे बड़ी जो समस्या है वो हिंदी के फ़ॉन्ट की है। अभी हमारे पास हिंदी का कोई भी कीबोर्ड नहीं है। जब तक हिंदी के कीबोर्ड का मानवीकरण नहीं हो जाता तब तक इस समस्या को दूर नहीं किया जा सकता। तो आपने यहाँ पर 12th क्लास का जो ये चैप्टर है, विभिन्न माध्यमों का ये लेखन, विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन को आपने ये समझा, जिसमें समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, इनकी जो खूबियां हैं, इनकी जो कमियां हैं, उनके विषय में जाना। तो आपको इजीली ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम इसकी MCQs की वीडियो भी आगे आने वाली है, तो आप उसके MCQs भी देख सकते हैं और इसको थोड़ा सा डीपली भी देखने की आवश्यकता है। धन्यवाद।